नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। एलएसी पर चीन की किसी भी चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को भरोसे में लेकर अगली रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उधर एलएसी पर हमारी सेना भी पूरी तरह से तैयार है, चीन को यह बताने के लिए कि देख लें किसमें कितना दम है। एलएसी की ऑथेंटिक रिपोर्ट के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित एलएसी के बेहद करीब तक गए। एलएसी पर हमारी सेना कितनी अलर्ट है, कैसी तैयारी है, जमीन से आसमान तक एक्चुअल पोजीशन क्या है, एलएसी के करीब से अमित पालित की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। हमारी तैयारियों को देखकर चीन एक और गुस्ताखी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो आप देख किस तरह से एलएसी पर जबरदस्त तरीके से हलचल तेज है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए आप देख सकते हैं, आसमान की निगरानी करते हुए, आसमान से पूरी जगह की, पूरे इलाके की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और एलएसी पर पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार है किसी भी चैलेंज, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। आप ये देख सकते हैं, अमित पालित के थ्रू हमें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं और आप देख सकते हैं पूरा कॉन्वॉय आर्मी का जाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रकों का एक लंबी कतार जाती हुई आप देख सकते हैं। तो जबरदस्त हलचल इस वक्त नजर आ रही है। एलएसी पर दोनों सेनाएं आमने सामने जमी हुई हैं, दोनों तरफ जवानों का जमावड़ा है। चीन क्यों बौखलाया हुआ है, इसकी वजह गलवान नदी पर एक ब्रिज है जिस पर चीन की नजर थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की नापाक सोच का पूरा होने से पहले ही नदी पर ब्रिज बना लिया। ब्रिज सामरिक रूप से कितना अहम है, इसको इस बात से समझ सकते हैं कि अब कुछ ही घंटे में भारतीय सेना युद्ध के पूरे साजो सामान लेकर चीन पर चढ़ाई कर सकती है। ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे एलएसी है, जहां पर भारत और चीन की सेना मौजूद है और अभी भी यहां पर तनाव की स्थिति बरकरार है। और ये तनाव की स्थिति अब से नहीं है, बल्कि मई के पहले हफ्ते से है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। और ये वजह आपको बताते हैं क्या है। दरअसल यहां से आप जब देखते हैं, दुर्बुक रोड है, यहां से आप 60 किलोमीटर जाएंगे तो दुर्बुक गांव पड़ता है, और वहां से और 60 किलोमीटर आगे जाते हैं तो गलवान वैली पड़ता है। गलवान वैली वो जगह है जहां पर जो गलवान नदी है श्योक नदी से आकर मिलती है, और ठीक उसी जगह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पर 15 और 16 तारीख को खूनी झड़प हुई थी और हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी अपनी सीमा की रक्षा के लिए। उसी गलवान नदी पर एक ब्रिज का निर्माण होना था और चीन की सेना को उसी ब्रिज को लेकर आपत्ति थी, और उसी के बाद उन्होंने यहाँ पर स्टैंड ऑफ को शुरू किया, अपनी सेना उन्होंने यहाँ पर भेज दी और ये पूरा तनाव का माहौल यहाँ पर बना। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तनाव के बीच भी भारतीय सेना ने उस ब्रिज को बना लिया है। यानी गलवान नदी के ऊपर जो ब्रिज बनना था उसका काम पूरा हो चुका है। हमारे आर्मी के इंजीनियर्स ने कड़ी मेहनत के साथ इस तनाव के बीच उस ब्रिज को कंप्लीट कर लिया है। इस ब्रिज के बनने से अब क्या होगा, इस ब्रिज के बनने से अब यह होगा कि हमारी जो सेना है किसी भी वक्त अपने बड़े साजो सामान, जैसे बड़े बड़े ट्रक हैं, हमारी आर्टिलरी है, हमारे टैंक्स हैं, उनको सीधा नदी से क्रॉस करके पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक ले जा सकते हैं या उससे आगे भी लेके जा सकते हैं। अभी जहां पर बड़ी तादाद में चीनी सेना ने अपने हेवी इक्विपमेंट्स वहां पर रखे हुए हैं, वहां तक हमारे जो फोर्सेज हैं, अपनी गन्स हो, अपने टैंक्स हो, उसको लेके जा सकते हैं और हमारी सरहद की रक्षा कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि दरअसल ये ब्रिज है कहां पर। ये 60 मीटर लंबा ब्रिज तैयार किया गया है गलवान नदी के ऊपर। जैसा मैं बता रहा था कि जो DSDBO रोड है, जो दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है दुर्बुक से, उस रोड की सुरक्षा के लिए जो गलवान वैली जहां पर नदी मिलती है जाके श्योक रिवर से, वहां पर एक जगह आता है, वहां पर कैंप भी है भारत का। उस जगह पे इस ब्रिज के बन जाने से अब यह होगा कि जो हमारी सेना है, ना सिर्फ हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो वहां से करीब 3 किलोमीटर बताया जाता दूर है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, उसकी रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ DSDBO रोड है उसकी भी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ अब भारतीय सेना अपने हेवी इक्विपमेंट्स को वहां पर रख सकते हैं। 255 किलोमीटर लंबा ये रोड जो है, इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है और यही कोशिश थी चीनी सेना की, किसी तरह से पेट्रोलिंग पॉइंट से वो आगे आ जाएं और जहां पर गलवान नदी और श्योक नदी का मिलन होता है, यानी दोनों नदियां मिलती हैं, उसको वो काट दें। और इस तरह से दो चीजें हो जाएंगी, एक तो वो भारत के DSDBO रोड जो है दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली इस सड़क को काट देंगे, साथ ही साथ वो गलवान रिवर से सीधा आते हुए भारत का जो कनेक्शन है नॉर्थ के साथ, वो पूरी तरह से काट देते। लेकिन इस ब्रिज के बन जाने से आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद होगी हमारे फोर्सेस को। एक तो यहां पर तनाव जारी है, इस तनाव के बीच में इस 60 मीटर लंबे ब्रिज को तैयार कर लिया गया है, और जहां पर यह ब्रिज तैयार हुआ है वो ठीक उस जगह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर श्योक नदी के साथ गलवान नदी मिलती है। और आपको बता दें कि अब से
कुछ देर में अगर आप यहां से निकलेंगे तो कुछ ही घंटों में वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर यह ब्रिज बना हुआ है, क्योंकि यहां से सड़क बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार की जा चुकी है। इस सड़क को यहां पर बढ़िया से निर्माण किया गया है। अब जो वहां पर ब्रिज के जरिए आप यहां से कोई भी हेवी इक्विपमेंट्स हैं सीधा यहां से ले जाओ और सीधा वहां तक पहुंचा दो जहां पर चीनी सेना इस वक्त मौजूद है। तो भारत की ओर से हम कह सकते हैं कि तनाव यहां पर बरकरार रहा, यहां पर हमारी सेना आमने सामने रही, लेकिन जो हमारे आर्मी के इंजीनियर्स हैं उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। और आज वो स्थिति हो गई है कि भारत ना सिर्फ अपने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को जो गलवान रिवर वैली में मौजूद है और साथ ही साथ हमारे DSGBO रोड को सुरक्षित रख सकती है, क्योंकि हम कभी भी इस ब्रिज के जरिए हेवी इक्विपमेंट वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो भारतीय सेना किस तरह से हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से लेह में तैयार है, वो उसका जायजा ले रहे थे हमारे सहयोगी अमित पालित। और दूसरी तरफ चीन से निपटने को लेकर एक सर्वदलीय बैठक दिल्ली में चल रही है। सर्वदलीय बैठक में गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं और बाकायदा इसमें जो गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई। और अब उसके बाद जो सजेशंस हैं, प्रधानमंत्री ने पहले ये साफ कर दिया था कि स्ट्रेटेजी पूरी तरह से तैयार है और किस तरह से जवाब देना है चीन को, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और आप देखते तमाम दलों के नेता इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। सोनिया गांधी तस्वीरों में नजर आ रही हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे थे और उसके अलावा अलग अलग दलों के नेता हैं। ये आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और ये आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उसके अलावा जगनमोहन रेड्डी, अलग अलग दलों के बड़े नेता तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उसके अलावा अलग अलग दलों के जो अध्यक्ष हैं पार्टीज के, वो नजर आ रहे हैं। तो चीन को जवाब देने के लिए दिल्ली से लेकर लद्दाख तक तैयारी चल रही है। LAC को जोड़ने वाली मुख्य रोड कारू से होकर गुजरती है। यहीं पर भारतीय सेना की 3rd इन्फेंट्री डिवीजन है जो LAC की तरफ मूव कर गई है और बैकअप के लिए दूसरी डिवीजन को यहां लाया जा रहा है। कारू में इस समय किस तरह की हलचल है, इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित वहां मौजूद हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आप देखिए। इस वक्त मैं हूं कारू पे और कारू वो जगह है जहां से आगे डुरबुक के लिए रोड जाती है, यानी कि LAC की तरफ ये सीधी रोड जाती है। आपको बता दें कि कारू में ही 3rd इन्फेंट्री डिवीजन है जो अब आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे मूव कर चुके हैं, यानी कि LAC पर अभी यहां पर 3rd डिवीजन के जो तमाम फोर्सेस थी वो मौजूद हैं। तो अब उनके आगे फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से यहां पर अब ये जगह खाली हो गई। लेकिन आपको बता दें कि अब यहां पर धीरे धीरे जो नीचे इलाके हैं, नीचे से यानी दूसरे जगहों से फोर्सेस यहां पर लाए जा रहे हैं। यहां पर आप जो सीधे कॉन्वॉय देख रहे हैं कि बसों के, देखिए एक के बाद एक कई सारे बसें जा रही हैं, उससे आगे ट्रक्स भी जा रहे हैं। तो इन ट्रकों में सामान है जो हमारी फौज यहां पर मूव कर रही है और जो बसें हैं उसमें हमारे फोर्सेस को यहां पर लाया जा रहा है, यानी कि इसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। दरअसल एक वजह यह है कि आगे LAC पर जो चीन है लगातार ब्रिगेड की साइज के हिसाब से बड़ी तादाद में सैनिकों को उसने पेंगोंग के फिंगर 5, फिंगर 4 के बीच में वहां पर तैनात करके रखा हुआ है। इसके साथ ही गलवान वैली में भी चीन ने ब्रिगेड साइज के, जिसमें बड़ी तादाद होती है फोर्सेस की, उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। तो चीन का सीधे तौर पर एक स्ट्रैटेजी है कि रेशियो के हिसाब से चलो। रेशियो में ये हुआ कि अगर भारत का 1 सैनिक है तो अपने 10 सैनिक वहां पर तैनात कर दो। इस तरह से वो मात देना चाहता है भारत को, लेकिन भारत का हमेशा उल्टा रहा है, भारत का 1 सैनिक 10 पर भारी पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि जो चीन की जो स्ट्रैटेजी है उसको देखते हुए अब भारत ने भी साफ तौर पर नई स्ट्रैटेजी को अपना लिया है। यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां से जो 3rd डिवीजन है वो मूव कर चुके हैं आगे, हजारों सैनिक वहां पर उनके बराबर, जितनी सेना चीन की मौजूद है LAC पर उतनी ही सेना हमारी भी वहां मौजूद है। लेकिन जो पीछे जो हमारे यहाँ पर डीव है, यहाँ पर अगर और लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चीन की ओर से बताया जा रहा है कि चीन का जो सेंट्रल थिएटर कमांड है, इसके अलावा जो सदर्न कमांड है, वहां से लोगों को रेनफोर्स यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि LAC पर लाया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत ने भी अब निचले अपने दूसरे जो इलाके हैं वहां से फोर्सेस को यहाँ पर लाना शुरू किया है। अब उन्हें यहाँ पर, आपको बता दें कि यहाँ से महज 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर LAC है। तो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर हमने भी हमारे जो बेसेस हैं वहां पर जो फोर्सेस हैं उनको लाना शुरू कर दिया है यहां पर, ताकि जब जरूरत पड़ जाए, जब भी जरूरत पड़े, इनको तुरंत यहां से आगे भेजा जा सके। क्योंकि ये नीचे के इलाकों से आ रहे हैं और हम करीब 10 से 11,000 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है इस वक्त। तो उनको जब लाया जा रहा है यहां पर तो उनको वक्त लगता है
ताकि वो मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। फिर जब उनको इससे और भी ऊंचाई पर यानी जो 14,000 15,000 फीट तक उनको जब ले जाया जाएगा, तब वो आसानी से वहां पर लड़ पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे मौसम का भी और दुश्मन का भी। आपको यहां बता दें कि कारू के पास एक बेहद ही महत्वपूर्ण रोड है, दुर्मुख रोड। दुर्मुख रोड गलवान घाटी, पैंगोंग झील, दौलत बेग ओल्डी सबको जोड़ती है। यहीं पर 3rd इन्फेंट्री डिवीजन सीमा की रखवाली करती थी। अब यह डिवीजन चीन की सेना के बिल्कुल करीब जा चुकी है। ऐसे में यहां कैसी हलचल है, अमित पालित की एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं LAC से करीब 150 किलोमीटर दूर हूं और मेरे साथ में आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये रोड कहां तक जाती है? ये दुर्मुख रोड है, जो सीधा आपको पेंगोंग हो या फिर गलवान वैली हो या DOB हो यानी दौलत बेग ओल्डी हो, वहां तक आपको ये लेके जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं जहां पर हूं, कारू में 3rd इन्फेंट्री डिवीजन बेस्ड है और यहां पर जो सैनिक थे हमारे, उनको आगे फॉरवर्ड पोस्ट पर भेज दिया गया है, यानी जहां पर इस वक्त चीनी सेना के सामने वो आगे मौजूद है और उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन उनके आगे फॉरवर्ड पर जाने के बाद ये जो जगह ये खाली हो गई है, लेकिन यहाँ पर रिइंफोर्समेंट लाया जा रहा है, यानी जो फोर्सेस हैं उनको नीचे से यहाँ पर लाया जा रहा है और यहाँ पर वो कुछ वक्त तक रुकेंगे ताकि वो यहाँ के मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। क्योंकि जो जगह है करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके बाद जब उन्हें अगर आगे भेजा जाएगा फॉरवर्ड पोस्ट पे जहाँ LAC पर, उनकी ऊंचाई 14,000 फीट या 15,000 फीट की ऊंचाई होती है, तो जिससे वो अपने आप को यहाँ पर ढाले मौसम के हिसाब से। फिर जब उनको आगे भेजा जा सके, वहां जाके वो मुकाबला कर सके मौसम का भी और साथ ही साथ चीनी सेना का भी। आपको बता दें कि दरअसल जो खबर आई है, पेंगोंग लेक के पास फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में चीन ने ब्रिगेड साइज के हिसाब से, यानी ब्रिगेड बहुत बड़ा होता है, उस हिसाब से बड़ी तादाद में सैनिकों को वहां पर स्टेशन किया है, रखा है। इसके साथ ही गलवान वैली में भी चीन ने ब्रिगेड साइज के हिसाब से अपने फोर्सेस को तैनात किया है। दरअसल चीन की एक स्ट्रैटेजी है कि रेशियो के हिसाब से चलता है, यानी कि अगर भारत का 1 सैनिक होगा तो उसके 10 सैनिक होंगे। इस हिसाब से वो भारत को मात देने की फिराक में है। भारत का हमेशा उल्टा रहा है, भारत का 1 सैनिक 10 पर भारी पड़ता है। लेकिन चीन जिस तरह से यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को अपना रहा है, उसके हिसाब से जानकारों का मानना है कि अब भारत ने भी ये तय कर लिया है कि जितने फोर्सेस उनकी होंगी उतने ही हमारे फोर्सेस भी होंगे। और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब से बहुत सारे कॉन्वॉयज गई हैं, जहाँ पर ट्रक्स भी शामिल थे, बस भी शामिल थे। बसों में हमारे फोर्सेस के लोग थे, ट्रकों में उनके साजो सामान थे, ताकि उनको नीचे से यानी कि निचले इलाकों से लाया जाए। यहाँ पर वो रहेंगे क्योंकि डिव अभी जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो खाली है, यहाँ पर वो रहेंगे, मौसम के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी वो सीधे वहां पर LAC पर जा सकते हैं और दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन भी लगातार अपने आप को यहाँ पर जो उसकी तादाद है बढ़ा रहे हैं। उसका जो सेंट्रल थिएटर कमांड है उसके जो फोर्सेज हैं, इसके अलावा साउथ जो उसका थिएटर कमांड है उसके जो लोग हैं, और साथ ही साथ वेस्टर्न उसका जो थिएटर कमांड है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। तो ये तमाम जो उसके थिएटर कमांड है वहां से फोर्सेस को लाकर वहां तिब्बत के इलाकों में और साथ ही साथ LAC के करीब में रखा गया है, ताकि वो भारत के मुकाबले के लिए या फिर भारत के LAC पर कोई ना कोई हिमाकत करने की फिराक में है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने जो फोर्सेस हैं उनको यहां पर बड़ी तादाद में लाना और किसी भी वक्त उन्हें LAC पर तैनात करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चीन अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत करता है तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे देश के सैनिक चीन को सबक सिखाने के लिए LAC के पास मुस्तैद हैं। सैनिक वाहनों के साथ प्राइवेट ट्रक्स और बस मालिकों ने भी सेना के सहयोग के लिए जी जान लगा दिया है। बिना हिचक वो गाड़ियों और ट्रकों की सेना के सहयोग के लिए भेज रहे हैं ताकि एक साथ मिलकर चीन को करारा जवाब दिया जा सके। इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं और नीचे क्या नजर आ रहा है? रोड पर लंबी गाड़ियों की कतार है। ये कॉन्वॉय है दरअसल, आप देख सकते हैं वहां पर हमारे आर्मी के ट्रक्स मौजूद हैं, इसके साथ यहाँ पर सिविलियन ट्रक्स भी हैं और साथ में यहाँ पर बसें भी हैं। दरअसल ये बताती है कि किस तरह से इस रोड के जरिए LAC पर जहाँ पर हमारे सेना वहाँ पर डटी हुई है उनके लिए साजो सामान, रसद, तमाम चीजें लगातार पहुंचाई जा रही है ताकि उनको वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हमारी भारतीय सेना वहां पर मोर्चा लेकर खड़ी है चीनी सेना के सामने। उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से रोज इसी तरह से सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं LAC तक और ना सिर्फ वहां पर सैनिक को पहुंचाया जाता है बल्कि जो रसद चाहिए, जो साजो सामान चाहिए, हर वो जरूरत की चीज जो वहां पर हमारे सैनिकों को चाहिए वहां पर लड़ाई करने के लिए, मोर्चा लेने के लिए, वो इसी तरह से ट्रक्स के जरिए भेजा जाता है। आप देखिए यहाँ पर कितनी लंबी कतार लगी है और आपको बता दें कि रोड कितना यहाँ पर
छोटा होता है, बहुत ही पतली रोड होती है। हमारे मैदानी इलाकों की तरफ बड़े बड़े हाईवेज या रोड नहीं होते। आप देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हजारों फीट ऊंची पहाड़ियां होती है और यहाँ पर पहाड़ों को काट कर रोड बनाया जाता है और एक साथ एक वक्त में यहाँ पर ज्यादा गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। इसी वजह से आप देखिए एक के पीछे गाड़ियां होती है, क्योंकि ये बहुत ही भारी भरकम ट्रक है, लेकिन आपको छोटे छोटे माचिस की डिब्बियों की तरह नजर आ रहे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो आपके पास आपने देखा होगा कि खिलौने वाली जो गाड़ियां होती है, ट्रेन होता है, उसी तरह से लगती है, एक के पीछे डिब्बे लगे हुए हैं। तो इसी तरह से लंबी ये कतार जो है गाड़ियों की है, जिसमें हमारे हैवी ट्रक्स हैं, 3 टन ट्रक्स यहाँ पर नजर आते हैं, 4 टन के भी ट्रक्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो और पीछे बसेस भी नजर आ रही है। बसेस में जरूर हमारे जो फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर रखा गया होगा, जो आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे, उनके साजो सामान यहाँ से जाएंगे। इसमें हमारे आर्मी के ट्रक्स हैं और दावत देनी होगी उन सिविलियन ट्रक्स वालों की भी, जो ऐसे मौके पर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे जाते हैं, क्योंकि जो सिविलियन ट्रक्स होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी सेना तो हमेशा करती ही है, लेकिन हमारे जो सिविलियंस है इस तरह के, वो भी किस तरह से हमारी सेना की मदद करती है, उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। बस यहाँ से कुछ और 100 किलोमीटर की दूरी पर ये पहुंच जाएंगे LAC। फिलहाल इनकी ये गाड़ियां आप देख सक रहे हैं यहाँ पर एक साथ खड़ी हैं। इसके बाद हो सकती है कुछ और गाड़ियां इनको आके ज्वाइन करे, उसके बाद पूरा ये कॉन्वॉय आगे मूव करेगा। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया। और चीन के साथ टेंशन के बाद से लद्दाख में LAC पर सबसे ज्यादा हलचल है। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने इस टेंशन के बीच लेह का दौरा किया। भदौरिया 2 दिन तक जम्मू कश्मीर में थे। खूनी झड़प के 2 दिन बाद यानी 17 जून को RKS भदौरिया ले गए थे। 18 जून को श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया। भारत ने अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट सुखोई, मिराज और जगुआर को फ्रंटलाइन पर तैनात कर रखा है। शॉर्ट नोटिस पर यह फाइटर जेट फौरन उड़ान भर सकते हैं। हमारे संवाददाता अमित पालित भी इस वक्त लद्दाख में हैं, जिन्होंने MiG-29, चिनूक, अपाचे और टोही विमान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक भेजी हैं। गलवान घाटी में चीन ने जो कायराना हरकत की, उसका जवाब देने की तैयारी नॉन स्टॉप चल रही है। चीन के खिलाफ आर्मी एक्टिव मोड में है, तो एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है। एयरफोर्स की सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त लद्दाख में है, जहां से LAC कुछ किलोमीटर ही दूर है और भारत चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। एयरफोर्स ने पूरी ताकत इस वक्त लद्दाख में लगा रखी है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर चिनूक और अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे अलर्ट मोड में है, तो MiG-29 फाइटर प्लेन भी लगातार उड़ान पर निकल रहे हैं। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड जीरो से एयरफोर्स की तैयारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे कैमरे ने जो कैद किया, उसे देखकर चीन का डरना पक्का है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये MiG-29 विमान है, भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29, जिसने अभी यहाँ पर ले एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार MiG-29 के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है लगातार उनको सॉर्टीज करते हुए देख रहे हैं और लगातार वो पूरे इस इलाके में, लद्दाख के इलाके में ये सॉर्टीज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो LAC का इलाका है, यानी कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है, उस इलाके में भी MiG-29 के जो विमान है, फाइटर विमान है, वो लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। अभी एक विमान ने टेक ऑफ किया, इससे पहले 2 और विमानों ने टेक ऑफ किया था। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एयरफोर्स ने MiG-29 फाइटर जेट को लद्दाख में क्यों लगाया है। MiG-29 की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस ये फाइटर प्लेन एक साथ कई दिशाओं में हमला करने में सक्षम है। साथ ही इसमें एयर टू एयर मिसाइलें लगी हैं। इसी प्लेन ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। सिर्फ यही नहीं, एयरफोर्स ने अमेरिका से खरीदे गए अपाची और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को भी बॉर्डर पर एक्टिवेट कर दिया है। लेह लद्दाख के आसमान में इस वक्त अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार फ्लाइंग कर रहे हैं। अमेरिका से आया यह हेलीकॉप्टर मिसाइल और रॉकेट से लैस है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को यह नस्त नाबूद कर सकता है। LAC पर टेंशन को देखते हुए 24 घंटे हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो चौकन्ने हैं, अलर्ट पर हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन आप देखिए किस तरह से सुबह होते ही एयरफोर्स के जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं सीधा वहां पर अभी लैंड कर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है और आप देखिए कि किस तरह से अभी लैंड कर रहा है। अब से कुछ देर पहले ये लगातार यहाँ पर आसपास के जो LAC का इलाका है, यहाँ पर ये निगरानी कर रहा था और पूरे निगरानी करते हुए सर्विलेंस करने के बाद अब ये नीचे उतरा है।
अपाचे दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये AGM-114 हेलफायर मिसाइल से लैस है। अपाचे रात में भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसमें लगातार 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने की क्षमता है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच उड़ान भरने में सक्षम अपाचे रडार की पकड़ में नहीं आता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पलक झपकते अटैक करने में माहिर है, तो चिनूक हेलीकॉप्टर तेजी से सेनाओं और भारी भरकम वाहनों को LAC तक ले जाने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को भी भारत ने अमेरिका से खरीदा है। ये देखिए मेरे पीछे आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। ये भी लगातार यहाँ पर जो पहाड़ियां आपको दिख रही है, इस पहाड़ी के पीछे ही LAC है, यानी जहां पर चीनी सेना मौजूद है, हमारे भारतीय सेना भी मौजूद है। LAC पर लगातार ये जो विमान है निगरानी करते हैं। देखिए ये जो विमान है चिनूक हेलीकॉप्टर, इसकी खूबी क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर देखिए 2 यहाँ पर पंखे नजर आएंगे, ऊपर जो 2 रोटर्स हैं। इसके साथ ही काफी हेवी ये इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरी हो लेके ये पहाड़ियों के ऊपर उड़ सकता है, जो बहुत मुश्किल होता है इतना वेट लेके इतना ऊपर तक जाना। लेकिन इसकी ताकत ये कि इसमें 2 इंजन है, साथ ही साथ 2 रोटर्स है, जिसकी वजह से ये बहुत भारी सामान लेके जो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अभी तो हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो सोचिए आगे वो जहां पर गया होगा वो कम से कम 15,000 या 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये जा सकता है। और साथ ही साथ हेवी इक्विपमेंट्स, हमारे जो सेना के जवान हैं उनको कोई सामान चाहिए, सब कुछ वहां पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ इसके जरिए आप निगरानी भी कर सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की रफ्तार 315 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर रात में भी उड़ान भर सकता है और भारी भरकम टैंक को ले जा सकता है। यह कार्गो हेलीकॉप्टर एक बार में 45 सैनिकों और 11 टन वजन ले जाने में सक्षम है। वायुसेना की तैयारी फुल एक्शन मोड में चल रही है, तो वहीं चीन पर नजर रखने के लिए सर्विलांस प्लेन भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। LAC के आसपास टोही विमान से निगरानी की जा रही है। ये विमान चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए तैनात है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के वक्त इस प्लेन से पाकिस्तान की मूवमेंट पर नजर रखी गई थी। अगर चीन से टेंशन की बात युद्ध तक पहुंचती है तो एयरफोर्स ने अपने कार्गो प्लेन IL-76 को भी लेह भेज दिया है। इस कार्गो प्लेन में सैनिकों और साजो सामान को तेजी से बॉर्डर और LAC तक पहुंचाया जा सकता है। आधुनिक विमान इस वक्त जो लद्दाख के आसमान पे ये सुबह सुबह निगरानी कर रहे हैं, ताकि जो हमारा सरहद है, जो हमारे जो सेना है वो महफूज रहे और जब भी जरूरत पड़े उन्हें, जब भी उन्हें जरूरत महसूस हो, तुरंत उन तक ये मदद पहुंचाई जा सके। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी ले। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित और कैमरा पर्सन अनिल शर्मा लगातार लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। LAC पर इस वक्त कैसी हलचल है, इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने अभी रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देखिए। LAC पर तनाव बरकरार है और ये अब से नहीं है, बल्कि ये मई के महीने से यहाँ पर बरकरार है। लेकिन आपको बताएं कि 15 और 16 तारीख को जो हुआ है गलवान वैली में, उसके बाद से सेना के जो तीनों अंग हैं वो भी 24 घंटे अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं लद्दाख की और लद्दाख के इलाके की, यहाँ पर LAC की, तो यहाँ पर जो हमारी पैदल सेना यानी कि हमारी इन्फेंट्री है, उसके बाद अगर सबसे प्रमुख कोई सेना यहाँ पर कारगर है तो वो है एयरफोर्स। और यही वजह है कि हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ RKS भदौरिया ने दौरा किया है लेह का और श्रीनगर का। बताया जा रहा है कि 17 तारीख को लेह पे आए थे, इसके बाद 18 तारीख को श्रीनगर गए थे। और उनके इस विजिट की सबसे मुख्य वजह यह है कि उन्होंने यहाँ पर आके देखा है कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है आगे तो उसको जवाब देने के लिए एयरफोर्स बहुत ही कारगर साबित होगा। पहली वजह यह है कि एयरफोर्स के जरिए आप तुरंत सीधा LAC पर पहुंच सकते हैं, चाहे आपको अटैक करना हो, चीनी सेना को तबाह करना हो, या फिर हमें वहां पर कोई साजो सामान पहुंचाना हो, ट्रूप्स को पहुंचाना हो, तो एयरफोर्स बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास हर तरह के विमान है। अब आपको बताते हैं कि एयरफोर्स की ओर से कौन कौन से विमानों को यहाँ पर फ्रंट लाइन में तैनात किया गया है। एयरफोर्स ने अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुखोई 30 MKI इसको तैनात किया है, मिराज 2000 को तैनात किया है, इसके साथ ही जैगवार को तैनात किया है। और LAC पर हलचल के बीच चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। धोखेबाज चीन ने गलवान वैली में LAC का नक्शा बदलने की कोशिश की है। चीन दुनिया को दिखाने के लिए LAC से पीछे तो हटा, लेकिन उसने पीछे हटने से पहले गलवान वैली में कई परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं और पूरी घाटी में उसका बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा है। सैटेलाइट की तस्वीरों से ड्रैगन की पूरी साजिश एक्सपोज हो गई है। चीन ने इस इलाके में नदी का पानी रोककर एक डैम का निर्माण भी शुरू कर दिया है।
यह चीन की धोखेबाजी का लेटेस्ट सबूत है। चीन की साजिश तस्वीरों में कैप्चर हुई है। सैटेलाइट ने पकड़ ली है चीन की एक एक करतूत। यह तस्वीर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है। दो तस्वीरें चीन की चालबाजी और धोखे की पोल खोल रही है। एक तस्वीर है 9 जून की, यानी खूनी झड़प से एक हफ्ते पहले की, और दूसरी तस्वीर है 16 जून की, यानी भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद की। 9 जून 2020 की तस्वीर है और 16 जून 2020 की तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों में एक हफ्ते का फर्क है। दोनों सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसी गलवान वैली के इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर झड़प हुई, ये बताया जा रहा है। और साथ ही ये याद रखिए कि ये तब की तस्वीरें हैं जब भारत चाइना बातचीत कर रहे थे। अब जरा देखिए कि इस एक हफ्ते में चीन ने उस इलाके में क्या से क्या किया। आप 9 तारीख की तस्वीर देखिएगा, ये हिस्सा भारत का है, ये हिस्सा ये भी भारत का ही कह लीजिए, चीन के कब्जे का है, क्योंकि मैकमोहन लाइन तो काफी पीछे है, तो ये चीन के कब्जे वाला भारत कह लीजिए एक तरीके से। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वो हिस्सा है जहां पर LAC गई हुई, और यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन आपको 9 तारीख को नहीं दिख रही। अगर आप देखेंगे 16 जून को यहां पर आपको कुछ एक तरीके से मलबा दिख रहा है। इस मलबे में क्या है, भारत ने यह मलबा तबाह किया, ये चीन ने यहां पर टेंट बना लिए थे और ऑब्जर्वेशन टावर बना ली थी उस इलाके में जो भारत का दावा है कि भारत का है, भारत के हिस्से में है, और यहां पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये LAC के पास का इलाका है। 2 किलोमीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आज हम दोनों तस्वीरों के एक एक इंच का विश्लेषण करेंगे। हम आपको पूरी गलवान घाटी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पूरी साजिश को और गहराई से समझने के लिए 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। जहां चीन के जले हुए टेंट और वॉच टावर है, वहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए घाटी के मुहाने पर 9 और 16 जून के हालात में कितना फर्क आ गया है। 9 जून को कोई हरकत नहीं दिखती, लेकिन 16 जून को यहां चीनी हरकत का स्पष्ट प्रमाण दिखता है। अब ये हिस्सा देखिए, 9 जून को पानी बह रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्कुल सिमिलर कंपैरिजन है, दोनों जगह सेम है। यहां पानी बहता दिख रहा है। हफ्ते भर में चीन की सेना के JCB ट्रक वहां पहुंच गए। हफ्ते भर में चीन की हेवी मशीनरी वहां पहुंच गई। ये आपको पिक्चर जूम करके दिखाता हूं, आपको नजर आएगा ये JCB मशीन जिससे आप मलबा हटाते हैं, वो तस्वीर आपको दिख रही है इस JCB मशीन की। बड़े बड़े चीन की मशीनरी वहां पर नजर आ रही है। यानी हफ्ते भर पहले अगर आप देखेंगे सिमिलर कंपैरिजन करके, यहां कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। ये तस्वीर देखिए, यहां पानी बह रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई मशीन नहीं। हफ्ते भर में चीन की मशीनें, JCB मशीनें वहां पहुंच गई। अब आगे देखिए, आगे आप देखेंगे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहां आप देखिए, ये इस हिस्से में हम कई किलोमीटर तक नीचे आए थे और आपको दिखाया था कि यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था। हफ्ते भर में देखिए चीनी सेना के ट्रक और मशीनरी वहां पर पहुंच गया। JCB मशीन से गलवान नदी का पानी रोका जाने लगा। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां तक आपको अगर आप देखेंगे बिल्कुल गलवान नदी, ये हिस्सा आप देखिए हल्का हरा जो दिख रहा है, ये गलवान नदी बह रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां जहां पर मशीनें दिख रही हैं, यहां तक तो पानी आ रहा है। इसके बाद ये पूरा इलाका आप देखेंगे ये सूख गया है, यहां पानी नहीं जा रहा है। यानी गलवान नदी का पानी रोकने की कोशिश कर रहा था चीन, और इसीलिए बड़ी बड़ी मशीनें वहां लाई गई थी। इसके नीचे देखिए क्या होता है, थोड़ा और नीचे हम जाते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर उसकी मशीनरीज नजर आ रही हैं, चीन की सेना के ट्रक और मशीनरी नजर आ रहे हैं। यानी जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं आपको दिखता जा रहा है कि जो पूरा इलाका खाली पड़ा था, चीन ने वहां पर अपने साजो सामान को पहुंचाना शुरू किया, अपने सैनिकों को पहुंचाना शुरू किया, वहां मशीनें पहुंचानी शुरू की और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। यही है चीन की सबसे बड़ी साजिश। घाटी के एक हिस्से में 9 जून को पानी बह रहा है, लेकिन 16 जून को इस हिस्से से आगे पानी नजर नहीं आता। यानी चीन ने यहां पर पानी रोक दिया है और उसे रोकने के लिए यहां पर एक डैम बनाने का काम शुरू हो चुका है। फिर से देखिए, इस हिस्से से नीचे पानी बह रहा है, लेकिन यहां पर पानी बहना बंद हो गया है। इसके लिए बाकायदा मशीनें लगाई गई हैं। इन 7 दिनों में कैसे वहां के हालात बदल दिए गए हैं, उसे जानने के लिए यह रास्ता देखिए। कम से कम 10 फीट की सड़क आपको 9 जून की इमेज में नहीं दिख रही है, लेकिन 16 जून की इमेज में यह सड़क साफ नजर आ रही है। इस पर ट्रक चल रहे हैं जिसके जरिए भारी भरकम साजो सामान घाटी में पहुंचाया जा रहा है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहां आप देखेंगे यहां तो ट्रकों का अंबार लगा दिया चीन ने। यह पूरा इलाका 9 जून को खाली है,
लेकिन अगर इसको आप 16 जून तक देखेंगे, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहीं खड़े नजर आ रहे हैं। इसके नीचे देखिए हेवी मशीनरी और ट्रक्स नजर आ रहे हैं और उनकी संख्या भी आप गिनेंगे 10-12 ट्रक यहां नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पानी बह रहा है, वो पानी आगे रोका गया है। इसके नीचे देखिए, यहां आते आते चीन ने पूरी तरीके से अपनी फौज खड़ी कर दी। वो तस्वीर देखिए, पूरा इलाका आप देख रहे हैं 9 जून को खाली है और 16 जून हफ्ते भर के अंदर चीन ने क्या किया है वो देखिए। गलवान नदी पर पुल बना लिया। इस हिस्से को आप देखेंगे, यहां पानी जो है वो घाटी का रास्ता संकरा हो जाता है और पानी वहां पर किसी तरीके से बहता है। यहां पर चीन ने, अगर आप देखेंगे, ये हिस्सा देखिए, यहां पर एक पुल बना हुआ है और इसको थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूं ताकि आपको दिख सके। ये पानी यहां से आ रहा है और इस पुल के नीचे से जा रहा है। और ये पुल किस लिए बनाया गया? ताकि ये गाड़ियां यहां पहुंच सकें। ये पूरा रास्ता चीन ने सड़क बना लिया हफ्ते भर के अंदर और यहां पर गाड़ियों का अंबार है। अगर आप गिनने बैठेंगे तो सैकड़ों गाड़ियां आपको यहां पर नजर आएंगी। इस पुल के जरिए गाड़ियां उस तरफ जाकर पार्क की गई हैं और ये जो हेवी मशीनरी आप देख रहे हैं वो इसी रास्ते से गई है। ये पूरा आप रास्ता देखिए, ये पूरा रास्ता बना लिया गया है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे 9 तारीख की तस्वीर से, यहां सिर्फ आपको नदी नजर आ रही है, कोई रास्ता नहीं है। हफ्ते भर में चीन ने पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया और यहां गाड़ियां पहुंचाई, हेवी मशीनरी पहुंचाई, गलवान नदी का पानी रोकने की कोशिश की और इस पूरे इलाके में उसने वो किया जो इस संधि के मुताबिक वो नहीं कर सकता था। यानी चीन ने ना तो एलएसी का सम्मान किया, ना ही दोनों देशों के बीच हुई संधि का, जिसके तहत उसे इस इलाके में कोई भी पक्का निर्माण करने की इजाजत नहीं है। घाटी के इस मुहाने को देखिए जहां चीनी फौज ने डेरा डाला हुआ है। 9 जून को यहां मामूली हरकत थी, इक्का दुक्का अस्थायी निर्माण था, लेकिन 7 दिन के अंदर मानो पूरा शहर बस गया। यहां पर टेंट है, अस्थायी निर्माण है। इस इमेज में कम से कम 100 ट्रक दिख रहे हैं। इस छोटे से इलाके में इतनी गाड़ियां और मशीनरी बता रही हैं कि चीन के इरादे क्या हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन ने भारी भरकम जमावड़ा कर लिया है और वो पानी रोककर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे चुका है। चीन की इन हरकतों की वजह से ही भारतीय सेना ने उनका विरोध किया। कई दौर और कई लेवल की बातचीत के बाद चीन पीछे हटने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन चालबाजी से बाज नहीं आया। चीन ने एलएसी पर अपने 2 टेंट और वॉच टावर नहीं हटाए, जिसके बाद 15 और 16 जून की रात खूनी झड़प हुई। उस 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को जो झड़प हुई वो क्यों हुई, और उसकी एक बड़ी वजह आपको यहां नजर आ रही है। आपको 9 तारीख को यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा, 16 तारीख को यहां पर चीन के टेंट और टावर जले हुए दिख रहे हैं। अब आपको पूरी कहानी बताता हूं हुआ क्या। ये भारत का हिस्सा, ये चीन का हिस्सा, एलएसी पर जो समझौता है दोनों देशों के बीच, उसके मुताबिक चीन यहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता था। उसने यहां पर टेंट बनाए, जो भारत का दावा है कि वो भारत का हिस्सा है, और वहां पर ऑब्जर्वेशन टावर बनाए, यानी ऐसे टावर जिनके जरिए वो भारत के हिस्से में नजर रख सकता है। भारत ने विरोध किया, कहा आप यहां नहीं बना सकते, ये आपके हिस्से में नहीं है, और दूसरा 2 किलोमीटर के दायरे में तो आप बना ही नहीं सकते। चीन से इस बात को लेकर झड़प हुई। जो हमारे सीओ साहब थे संतोष बाबू, उनके नेतृत्व में टीम आई। उसने इनसे कहा कि आपको ये बंद करना होगा, ये कंस्ट्रक्शन नहीं चल सकता, आपको वापस जाना होगा। चीन के सैनिक वापस गए, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने कहा, तो चीन के सैनिक वापस गए। और चूंकि ये भारत का हिस्सा था, जो हमारे सीओ थे उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने इस टेंट को और इस ऑब्जर्वेशन टावर को जला दिया। क्योंकि हमारा हिस्सा था, वहां नियम के मुताबिक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर चीन का कंस्ट्रक्शन इल्लीगल था, गैर कानूनी था। तो भारतीय फौज ने इसको हटा दिया, जला दिया, क्योंकि सैनिक पीछे जाएं फिर वापस आ जाएं और इसका इस्तेमाल करें, इसकी कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो ये पूरा हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं, ये मलबा दिख रहा है आपको, ये जल गया। अब यहां से चीन की परेशानी खड़ी हुई। चीन को लगा कि ये तो वो भारत है ही नहीं जिससे हम बात करते थे और कह दें कि ठीक है हम वापस जा रहे हैं और वो चीजें छोड़कर वापस चला जाए। ये तो वो फौज है जिसने यहां पर सारी चीजें जला दी, ध्वस्त कर दी, हमारी सारी मेहनत खत्म कर दी। और ये बात चीन को नागवार गुजरी। चीन वापस तो गया, लेकिन फिर कई 100 सैनिकों के साथ वापस लौटा। भारतीय फौज इसके लिए सोच रही थी कि अगर वो अब बातचीत करके वापस गए हैं तो फिर इसका मतलब मसला सुलझ गया। 6 तारीख को बात हो चुकी थी कि कोई इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, कोई चीज ऐसी बननी नहीं है, कोई दोनों देश जो हैं वो डीएस्केलेट करेंगे, पीछे जाएंगे दोनों देशों के सैनिक। इसलिए भारत ने चीन पर भरोसा किया और यहीं पर गलती कर दी। चीन के सैनिक वापस आए। इसी इलाके में बताया जा रहा है कि झड़प हुई, जो कि कई घंटे तक चली। चीन ने साजिश तो रच ली है,
लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा। यह नया हिंदुस्तान है, 1962 का हिंदुस्तान नहीं, बल्कि 2020 का हिंदुस्तान है। सरहद पर कोई भी साजिश रचेगा तो बच नहीं पाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन।